हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपको बता देना चाहता हूं कि आज एक बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो मैं शूट कर रहा हूं और ये रिक्वेस्टेड वीडियो है 60-40 स्ट्रैटेजी। ये 60-40 स्ट्रैटेजी एक सबसे कामयाब स्ट्रैटेजीज में से एक है, जिसको मैं कई सालों से अपने स्टूडेंट्स को समझाते आ रहा हूं कि किस तरह उनको अपने एग्जाम को अप्रोच करना चाहिए। और इसी स्ट्रैटेजी का मेंशन मैंने कल के एक वीडियो में किया था। कल के इस वीडियो में आपने जम के प्यार दिया, खूब व्यूज, खूब लाइक्स एंड खूब सारे कमेंट्स आए। उन सारे कमेंट में एक बात थी, वो कमेंट यही था कि सर 60-40 स्ट्रैटेजी जल्द से जल्द ले आइए। आप सभी ने रिक्वेस्ट किया था कि सीएमए इंटरमीडिएट 2016 के सिलेबस के लिए जो पेपर नंबर 10 है सीएमए एफएम, उसकी एक 60-40 स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए कर दूं। लो जी, मैं आ गया। आज के इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से कैसे 60-40 स्ट्रैटेजी करनी है, किस तरह एग्जाम में इस पेपर में 60 के नीचे सोचना ही नहीं है, उसके बारे में चर्चा कर रहे होंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही वीडियो को लाइक करो एंड हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि अगर ये स्ट्रैटेजी ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचती है, सबका भला होगा। दिस इज माई अश्योरेंस फ्रॉम माई एंड। ठीक है, ऑब्वियसली यार मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं अगर आपको ये बोल देता हूं हाँ ये स्ट्रैटेजी हो गई भाई, स्ट्रैटेजी सीख लो, आपका काम हो गया, बिना पढ़े एग्जाम में जाओ और पेपर क्लियर हो जाएगा, ऐसे बेकार वादे मैं करने नहीं वाला, ऐसे झूठे वादे मैं करने नहीं वाला, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी जरूर होगी जो आपके लिए इस सब्जेक्ट को आसान बनाएगी। उल्टा एग्जाम में ये पेपर आप अटेम्प्ट करने से डरोगे भी नहीं। कैसे क्या होगा, आइए इस वीडियो में जानते हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने कहा, प्लीज लाइक कर देना। चलो शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं 60-40 स्ट्रैटेजी, जो मुझे बहुत समय से जानते हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि भैया ये 60-40 स्ट्रैटेजी ना आप बहुत टाइम से बता रहे हो। ये एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे ये फॉर्मुलेट होता है और ये किस तरह हर एक पेपर में आप खुद से कर सकते हो, उसको भी आप आज जान जाओगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले नो योर सिलेबस से। तो आपको मैं बता दूं कि ये आपका जो पेपर है सीएमए एफएम, इसके दो सेक्शन है। पहला सेक्शन है सीएमए यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सीएमए वाले सेक्शन का सिलेबस जो आपके सामने है वो ये है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आता है, मार्जिनल कॉस्टिंग आता है, बजटरी कंट्रोल आता है, ट्रांसफर प्राइसिंग, लर्निंग कर्व। इसके अलावा और भी पोर्शंस हैं जैसे कि एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स एंड शॉर्ट नोट्स। ये चीज ना हम यूजुअली ना लिखते नहीं है अपने सिलेबस में, बट ये सिलेबस का एक वाइटल पार्ट है। ये अपने सिलेबस का एक वाइटल पार्ट है। क्यों? क्योंकि इस पेपर में मैं बात कर रहा हूं सीएमए इंटर 2016 सिलेबस के इस पेपर की। इस पेपर में 14 नंबर के दो सेक्शंस पूछे जाते हैं, कॉस्ट में भी और एफएम में भी, दोनों मिला के 28 नंबर का सिर्फ ये आता है, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल्स। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स भी आते हैं जो कि 12-12 नंबर के दो जगह पूछते हैं, यानी कि 24 नंबर का वो भी है। यानी इस लास्ट सेक्शन को, जिसको हम सिलेबस का पार्ट भी नहीं कंसिडर करते, ये खुद ब खुद में 52 मार्क्स का कंटेंट है। एंड द बेस्ट पार्ट इज 28 मार्क्स का जो शुरुआत में मैं बोला वो तो मैंडेटरी है, आप उसे अवॉइड भी नहीं कर सकते, तो वो एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो ये सिलेबस का एकदम पार्ट है। ये मैंने सेक्शन ए में ही पहले लिख दिया, सेक्शन बी में भी यही सेम पार्ट वापस रिपीट होता है। सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो वहां पे सिलेबस में हमारे पास में आते हैं रेशियो जैसे चैप्टर, कैश फ्लो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग, लेवरेज, डिविडेंड और वर्किंग कैपिटल। इतने सारे चैप्टर्स हैं। इसमें भी मत भूलिएगा एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स है, एंड इसमें शॉर्ट नोट्स भी है। सब मिला करके मैं फिर रिपीट कर दूं, एमसीक्यू, ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स प्लस शॉर्ट नोट्स मिला के 52 मार्क्स की वेटेज है, तो वो हल्की नहीं है। तो भैया बाकी का क्या है, बाकी का क्या है वो समझाता हूं आपको मैं। बाकी में प्रैक्टिकल टॉपिक्स आते हैं और प्रैक्टिकल टॉपिक्स में ही सबसे ज्यादा समय जाता है। एक बहुत अच्छी थ्योरी है और मैं कह सकता हूं एक अप्रोच है जिसे हम कहते हैं पैरेटो एनालिसिस। बहुत अच्छा एनालिसिस है जो ये कहता है कि आपका 80% एफर्ट यानी 80% एफर्ट आप डालते हो किसी चीज को मास्टर करने में, और वो आपको सिर्फ 20% वैल्यू देता है, जबकि आप सिर्फ अपने 20% एफर्ट से 80% का वैल्यू ऑलरेडी ऑब्टेन कर सकते हो। ये परफेक्शन वाली बात से काफी हद तक रिलेटेड है। वैसे जो मैंने 80-20 बोला है ना, ये अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में बदलेगा भी, तो ऐसा कोई एकदम फैक्ट के जैसा नहीं लीजिए इसको, लेकिन ये समझिए कि आपका मैक्सिमम एफर्ट जाता है किसी चीज को परफेक्ट करने में, और बहुत कम एफर्ट जाता है जिससे आप चीजों को मैक्सिमम लेवल पे कवर कर सकते हो। एक बात मैं पहले से ही क्लियर कर देता हूं कि परफेक्शन की सोचने वाले बच्चे इस वीडियो को शायद देख भी नहीं रहे होंगे। जो परफेक्शन एकदम अचीव कर सकते हैं, जिनको पता है, एक एक होता है खुद से सोचना कि हम परफेक्ट बनेंगे, एक होता है कि करके दिखा देना। अगर आप करके दिखाने वाले हो तो यार इस दुनिया के आप शायद टॉप
0.1111%, शायद 0.0001% में आ जाओगे, क्योंकि परफेक्शन इज अ मिथ, नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में हम ह्यूमंस है, हमारी गलती होगी, हम 100 में 100 नंबर तो ला नहीं सकते पेपर में, ये हमें एक्सेप्टेंस रखनी चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा कैसे लाएं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले यहां पे आपको ना कभी भी किसी भी पेपर को तैयार करते वक्त स्ट्रेंथ्स पे ध्यान देना चाहिए, यानी कि किन एरियाज में आप बहुत स्ट्रांग हो। जैसे कि अगर मैं एक एवरेज बच्चे की भाषा बोलूं तो एक एवरेज बच्चा इस पेपर में 2 सेक्शंस है, सीएमए और एफएम मिला करके, तो सीएमए और एफएम मिला करके कौन कौन से एरियाज में ना मैं कह सकता हूं कि बेहतर है। तो भाई कौन कौन से एरियाज में मुझे लगता है आमतौर पे एक बच्चा ना मार्जिनल कॉस्टिंग को ठीक ठाक पसंद करता है, मतलब शायद एक फेवरेट चैप्टर्स में आता है मार्जिनल कॉस्टिंग। इसके अलावा रेशियो एनालिसिस भी आता है। अगर आप जस्ट इन केस ये वीडियो सुन रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है मेरे तो ये दोनों ही स्ट्रेंथ्स नहीं है, तो फिर हो सकता है कि आप एनालिटिकली ना बहुत ज्यादा मतलब एनालिटिकल एरियाज पसंद नहीं करते हो। अगर वैसा भी कोई सिचुएशन है, डोंट वरी एट ऑल, आपकी कोई और स्ट्रेंथ हो सकती है। मैंने क्या कहा, मैं एक एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं, जिस बच्चे को शायद प्रैक्टिकल पसंद आता है, और प्रैक्टिकल पसंद आने वाले बच्चों को आमतौर पे मार्जिनल भी बहुत पसंद है और रेशियो भी पसंद है, और वो बना भी सकते हैं, उनको ताकत है कि यार हम बना लेंगे। आपको क्या लगता है ये स्ट्रेंथ आपकी है कि नहीं है? इनफैक्ट इस वीडियो के कमेंट में आप डालना कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, आपने किन किन चैप्टर्स को आइडेंटिफाई किया एज योर स्ट्रेंथ्स। लेकिन एक एवरेज बच्चा कैपिटल स्ट्रक्चर के सवाल को भी आसान पाता है, लेवरेज तो ऑब्वियसली सबको आसान लगता है, और डिविडेंड भी आसान लगता है। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जिनको हम अपनी स्ट्रेंथ के तौर पे देखते हैं, यानी कि बॉस इसके तो सवाल आए ना तो हम छोड़ेंगे ही नहीं। आपको पता है ये एग्जाम में कितने नंबर के आते हैं? आइए इवैल्यूएट करते हैं। मार्जिनल 12 नंबर का आता है एग्जाम में, आता ही आता है, जी हाँ एकदम सही सुन रहे हो आप। रेशियो 6 नंबर आता ही आता है। कैपिटल स्ट्रक्चर 6 नंबर के लिए आ सकता है, नहीं आ सकता, इसलिए मैंने 6 डैश लगा दिया। इसके अलावा 6 डैश ही मैंने लगाया है फॉर लेवरेज एज वेल, कभी आता है कभी नहीं आता है, और डिविडेंड आमतौर पे 6 नंबर का आ जाता है। यानी अगर सिर्फ इतने ही चैप्टर्स की बात करें, सिर्फ 5 चैप्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, इनमें भी 30 से 35 मार्क्स कवर हो जाते हैं आपके। 30 to 36 मार्क्स इज ऑलरेडी कवर्ड इन दिस। आगे देखते हैं। ये तो आपके चलो स्ट्रेंथ एरियाज है। इसके अलावा नेक्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि व्हाट आर योर पॉसिबल स्ट्रेंथ्स, यानी कि अभी फिलहाल स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा काम करेंगे ना इस पे तो ये हमारी स्ट्रेंथ बन जाएगी। अगर ऐसी बात है तो स्ट्रेंथ्स में कौन कौन से चैप्टर्स को एक एवरेज बच्चा डेवलप कर सकता है एज ए स्ट्रेंथ, उसमें बजटरी कंट्रोल आता है, क्योंकि कुछ खास नहीं है इस चैप्टर में। फ्लेक्सिबल बजट, फंक्शनल बजट और मिसलेनियस, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। तो बजट को आमतौर पे बनाया जा सकता है। हाँ मुझे पता है बजट में आगे जाकर के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बजट प्लस मार्जिनल या फिर बजट प्लस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बनते हैं। एक बार उसको साइड करो, ओवरऑल व्यू पॉइंट बनाओ, क्या बजट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, खुद को बोलो, खुद से समझाओ ये बात। और आज ना कमेंट्स में ना लाइन लगा दो, आप हर एक क्वेश्चन का जवाब दो, एंड आज के हर एक जवाब पे मेरा कमेंट भी आएगा। लो जी मैं भी बता देता हूं, मैं जब भी आपसे कुछ इंटरेक्ट कर रहा हूं, आज का पूरा सेशन मैं इंटरेक्टिव बनाना चाहता हूं, जब भी मैं आपसे कुछ इंटरेक्ट कर रहा हूं आप उस बात को कमेंट में जरूर लिखो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि क्या उसको स्ट्रेंथ बनाया जा सकता है कि नहीं। इसके अलावा लर्निंग कर्व एक बच्चा चैप्टर है यार, ये मतलब स्ट्रेंथ बन सकता है, एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी स्ट्रेंथ बनाया जा सकता है क्योंकि आसान है। अगर इन दोनों में हम देखें तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आमतौर पे आता ही है, बजटरी कंट्रोल भी आमतौर पे आता ही है। 6 मार्क्स के लिए लर्निंग कर्व कभी आ सकता है कभी नहीं आ सकता। हालांकि लर्निंग कर्व के एडवांटेज ये कि एमसीक्यू सेक्शन में बहुत आता है, तो फिर भी यहाँ पे अगर हम एवरेज देखें तो 12 से 18 नंबर की पॉसिबल स्ट्रेंथ्स भी हो गई। अब भैया स्ट्रेंथ्स और पॉसिबल स्ट्रेंथ्स का करे क्या? स्ट्रेंथ्स और जो आपकी पॉसिबल स्ट्रेंथ्स है, अब उनसे आप स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करना शुरू कीजिए। सबसे पहले आप अपनी सारी स्ट्रेंथ को पकड़िए और ये सब काम करना तो शुरू करो। नंबर 1, फॉर्मूला शीट बनाना शुरू करो। इस चीज को ना दरकिनार कर देते हैं ज्यादातर बच्चे। इनफैक्ट मैंने अपने सीए फाइनल के टाइम पे एसएफएम का जो पेपर होता है, जो फिलहाल मैं सीए में फाइनल पे भी पढ़ाता हूं, वो पेपर जब मैंने तैयार किया था तो मैंने पूरे विकराल से सब्जेक्ट को ना अपने आप से फॉर्मूला शीट में कन्वर्ट कर दिया था, सिर्फ 30 पन्नों की फॉर्मूला शीट में। उस 30 पन्ने की फॉर्मूला शीट में सिर्फ फॉर्मूले नहीं थे, इनफैक्ट कुछ क्रिटिकल सवाल, कुछ क्रिटिकल ट्रीटमेंट, कुछ फंसने वाले सवाल, उनके बिना मैं अपनी तरफ से एक ऑब्जर्वेशन लिख लिया, और उसके बाद 30 पन्ने में मेरा पूरा सब्जेक्ट रेडी हो गया। आपको पता है मैं एग्जाम से पहले उस पेपर का क्या किया, उस 30 पन्ने का मैंने उसको 4 बार पढ़ा। मैं ज्यादा फोकस किया कि चलो इसी को पढ़ते जो मैंने खुद बनाया है, और उसको 4 बार कवर कर पाया। एज अ रिजल्ट पेपर भी अच्छा गया, कॉन्फिडेंट था मैं, इवेंचुअली 75 भी आया एट सीए फाइनल एसएफएम के पेपर में, विच आई थिंक माई एंटायर क्रेडिट विल गो टू दिस स्ट्रैटेजी एज वेल एज दिस फॉर्मूला शीट।
जस्ट इन केस आप इस फॉर्मूला शीट को लेकर के थोड़े से मतलब ऐसे लगता है कि यार हम बना नहीं पाएंगे, भैया इसका भी एक डेमो दे दो, तो प्लीज इसको भी आप रिक्वेस्ट में डाल दो, आप कमेंट में डाल दो कि आपको एक फॉर्मूला शीट कैसे बनती है वो सीखना है क्या। मैं एक बढ़िया चैप्टर लूंगा पॉसिबली कॉस्ट ऑफ कैपिटल जैसा, जिसमें फॉर्मूला शीट बना के बताऊंगा पूरे चैप्टर को ना, एक बढ़िया शीट आपके सामने क्रिएट करूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि चैप्टर को पिरोते कैसे हैं, चैप्टर को समझते कैसे हैं, कि इसके क्या क्या एरियाज हैं। अगर आप वो चाहते हैं कमेंट में डाल देना। इसके अलावा प्रैक्टिस शुरू कीजिए। अब जो आपकी स्ट्रेंथ्स है, जाहिर सी बात है आपको वो चैप्टर्स ना थोड़े पसंद है तो आप थोड़े से प्रैक्टिस ओरिएंटेड भी रहोगे, आपको प्रैक्टिस करने का मन करेगा। व्हाट यू शुड बी डूइंग इज, सबसे पहले जो इजियर क्वेश्चंस है ना, जो आसान आपको भी देख के समझ में आ रहा है आसान है, उसको प्लीज कैलकुलेटर पे करो। आपके पास भी इतना समय नहीं है, ना ही और किसी के पास इतना समय है कि आप सब क्वेश्चन को लिखित में कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने ये पाया है कि हमारी एक टेंडेंसी होती है कि आसान सवाल को ना हम पहले कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल सब लेके बैठते हैं। टाइम वेस्ट है, मत करो, कैलकुलेटर पे करो और देखो आपके आंसर्स आ रहे हैं क्या। अगर आपके आंसर्स आ रहे हैं और कैलकुलेटर पे ही आ रहे हैं तो 100% एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आया तो आपसे बन जाएगा। सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम अननेसेसरली, कुछ सवालों को तो कैलकुलेटर पे ही कर लेना चाहिए। इसके अलावा आप हैंड रिटन प्रैक्टिस करें ओनली फॉर फ्यू स्पेशल सम्स। जो फ्यू स्पेशल सम्स है आपको पता है ये डेंजर है बॉस, ये ऐसे नहीं बनेगा, उसको हाथ से लिख करके बनाइए। इसके अलावा क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन को इन तीन में से कोई एक कैटेगरी में जरूर डालिए। नंबर 1 वेरी इजी, नंबर 2 इजी, नंबर 3 इंपॉर्टेंट। मैं बताता हूं, मैं एक एवरेज बच्चा होता तो क्या करता, मैं उस सवाल को इंपॉर्टेंट मार्क करता जो मेरे से पहली बार में बना ही नहीं, मतलब बनाने बैठा पूरे चकाचौंध हो गए हम लोग। अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है उसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्योंकि अगर उसने आपको फंसाया प्रैक्टिस के टाइम पे तो एग्जाम आया तो भी फंसा देगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करें। इसके अलावा जो सवाल मतलब कैलकुलेटर में ही हो गया, कुछ नहीं लगा, इजी, जो कैलकुलेटर के अलावा थोड़ा बहुत और एफर्ट लगा उसको मतलब वेरी इजी में पहले वाले को डालना और इसको इजी में डालना। किसी भी सवाल को इस तरह से कैटेगराइज करना इज सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको समय नहीं मिलेगा। उस समय आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन से सवाल को करना है कौन से को नहीं करना। इनफैक्ट मेरी क्लास में भी आदत रहती है और मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूं ये करने को कि प्लीज उन सवालों को ना सिमिलर लिख दो, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे करके लिख देना चाहिए अगर आपको सिमिलर क्वेश्चंस दिख रहे हैं तो। मेरी मैट में सिमिलर क्वेश्चंस भी हैं, इसके अलावा इंस्टीट्यूट की मैट में भी है, तो जहां से भी प्रैक्टिस करें सिमिलर क्वेश्चंस का अकाउंटिंग कीजिए। इसके अलावा पास्ट टर्म पेपर्स वगैरह सबकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके लिए मुझे ऐसा बेस्ट लगता है कि सुचिता प्रकाशन की जो स्कैनर आती है, आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड रिसोर्स। आपको पास्ट टर्म पेपर सॉल्व करने हैं वहां से जरूर से कीजिए। अगेन नॉट मतलब देयर इज नो, क्या बोलते हैं आजकल यूट्यूबर्स बोलते हैं ना कि भाई कोई प्रमोशन नहीं है, बट आई फाइंड सुचिता प्रकाशन एज अ गुड वन। हाँ उसके आंसर्स कभी गलत रहते हैं बट ठीक है, कंपाइल्ड अच्छे से है तो स्कैनर है एंड रीजनेबल है, सस्ता है, इकोनॉमिकल है, सो यू कैन बाय दैट। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मेरे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स को ना मैंने अंडर कोट डाल दिया है क्योंकि मुझे पता है कि ये बातें आपके कान में गूंजनी चाहिए एग्जाम में भी और अभी भी। पहली बात, आपको इतना स्ट्रांग बनना है कि कोई भी तरह की क्राइसिस से आप बच जाएंगे। ये वीडियो मैं इतना डिटेल में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि दिसंबर 22 का जो टर्म हुआ था उसमें सीएमए एफएम में बच्चे थोड़े क्राइसिस सिचुएशन से ना डील नहीं कर पाए, इसी वजह से प्रॉब्लम्स हो गई। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इतने स्ट्रांग बन जाना है हमको इस स्ट्रैटेजी से कि हम कोई भी तरह की क्राइसिस को ना झेल पाए। इसके अलावा हम लोग को काउंट ये करना है कि यार हमको क्या आता है, ना कि ये काउंट करना है हमको क्या नहीं आता। हमारी एक बहुत बुरी आदत है, हम पहला सवाल देखते हैं नहीं बना तो हम बोलते हैं जान 100 तो आएगा नहीं। अरे 100 आने वाला भी नहीं था, आप उसकी पॉसिबिलिटी तो सोचो। व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी दैट यू कुड हैव गॉट 100 आउट ऑफ 100? प्लीज बी ट्रूथफुल, प्लीज बी ट्रूथफुल, झूठ मत बोलो खुद से तो कम से कम। 100 में 100 सपनों में आएंगे और बहुत कम लोगों के आएंगे, ठीक है। हर टर्म में भी 100 में 100 नहीं आता। आप सोचो जरा इसके बारे में, मतलब 100 में 100 हर टर्म में हर बच्चे का नहीं आता है, तो यार मतलब ये सोचना थोड़ा डेंजरस है। आप 90 सोचिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 95 भी सोचिए, मैं नहीं मना करूंगा। 100 में 100 प्लीज मत सोचिए। 100 में 100 सोचने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पता है? आप जैसे ही पहला सवाल कोई आपसे नहीं बनता ना तो आपको लगता है जा मेरा सपना टूट गया, मेरा तो 100 नहीं आएगा, नहीं आने वाला था। प्लीज इसको एक्सेप्ट करें। इनफैक्ट एक्सेप्टेंस इस बात की होनी चाहिए कि जो आपसे बन गया है सेलिब्रेट करो, छाती पीटो अपनी पॉजिटिव सेंस में कि यार मेरे को 5 नंबर या 10 नंबर मिल गए। अगर आप इस तरह से एक एक करके थोड़े थोड़े करके काउंट करोगे ना, यू वुड फाइंड इट सो एनकरेजिंग इन द एग्जाम कि मेरा तो भाई 40 आ रहा है, मैं फेल तो नहीं हो रहा कम से कम पेपर में, विच गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। जो बच्चा ये एक्नॉलेज कर लेता है ना शुरुआत 1 घंटे में कि मैं फेल तो नहीं होऊंगा, वो इवेंचुअली 60 70 80 लेके आता है। आगे, फर्स्ट 60 मिनट्स फॉर 40 मार्क्स। जो आपको पहला 40
मार्क्स का तैयारी करना वो क्या है मैं समझाऊंगा। 60-40 अभी क्या है, इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। मैं बताता हूं कि आपको पहले 1 घंटे में 40 मार्क्स का अटेम्प्ट करने का टारगेट रखना चाहिए। अब अगेन दिस इज नॉट अ एकदम रूल बेस्ड स्टडी। आपका हो सकता है ये 60 मिनट में नहीं हो, 80 मिनट में हो, कोई बात नहीं। अगर 80 मिनट्स में भी आप 40 मार्क्स कर रहे हो तो भी आप ठीक जा रहे हो। प्लीज इंश्योर करो कि आप फर्स्ट 80 मिनट्स में कम से कम 40 मार्क्स का कर लो, या 60 मिनट्स में करो तब तो बहुत ही बढ़िया है। अब बात आती है कि ये 40 क्या होगा। यहीं पे मेरी 60-40 स्ट्रैटेजी अनफोल्ड होती है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि किसी भी पेपर को ना आप कभी भी 100 नंबर का सोचे ही ना। ये सोचे कि ये 60 नंबर का एक अलग पेपर है और 40 नंबर का एक अलग पेपर है। पेपर मैं बना रहा हूं। 40 नंबर का वो पेपर है जो मुझे आता है और 60 का वो है जो शायद मुझे नहीं आता। जब ऐसा आप सोचोगे ना तो आप खुद को फोर्स कर दोगे कि नहीं, पहले वही करेंगे जो हमें आता है, और उसको 40 मार्क्स को ढूंढ करके हम कंप्लीट करने की चेष्टा करेंगे। कितनी देर में? 1 घंटे के अंदर। अगर हमने उसको सक्सेसफुली अच्छे से कर लिया, देयर इज गुड चांस कि गलतियां होने के बावजूद भी आप 40 में से 30 ले आओगे। क्यों? क्योंकि आप अपने स्ट्रेंथ क्वेश्चंस को, जिनमें आप थोड़ा स्ट्रेंथन फील करते हो, उसको सॉल्व कर रहे हो। सो देयर इज गुड चांस कि 40 में से 30 एक तो आ जाएगा आपका। अगर आपका वहां 30 आ गया ना, आपको फेल तो कोई नहीं कर सकता, और 60 आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत बढ़ जाती है। तो ये चीज ध्यान रखना। अगेन दिस थ्योरी, अगेन अब आप बोलेंगे भैया आपने बनाई है ये थ्योरी। नहीं यार, वो सब सारी सुनते हैं ना, इतनी फिलोसॉफिकल स्टडीज है जो हमें ये कहती है कि यार ग्लास आधी भरी देखते हैं ना तो ये बोलना चाहिए आधी भरी है, ना कि आधी खाली है। पॉजिटिव एटीट्यूड है ये। आप हमेशा ये देखें आपको क्या मिला, ना कि ये देखें कि आपको क्या नहीं मिला। बहुत हेल्प करता है ये। इसके अलावा फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली दोस क्वेश्चंस व्हिच यू नो। अब इसमें एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट मैं पर्सनली एक ऐसा स्टूडेंट था अपने टाइम पे कि मैं ना, जो नहीं आता था ना वो पहले अटेम्प्ट करता था। हमेशा फंसा हूं उसके वजह से मैं, एंड आई रिग्रेट इट सो मच। फॉर्चुनेटली मैं कभी फेल नहीं हुआ, किसी भी एग्जाम में फेल नहीं हुआ। टर्म तो छोड़ो, मैं किसी पेपर में फेल नहीं हुआ, किसी टर्म में फेल नहीं हुआ आज तक, विच इज अ फॉर्चुनेट थिंग। लेकिन बॉस, ये मेरा हमेशा एक बैड एटीट्यूड था कि मैं हमेशा उन क्वेश्चंस को करता था जो मुझे नहीं आते थे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कैश फ्लो नहीं आता था, सबसे पहले कैश फ्लो किया। इस तरह की स्ट्रेटेजी आपको नहीं बचाती है, उल्टा फंसाती है। मैं कैसे बचा मैं ही जानू, लेकिन आपको नहीं फंसना है। आप प्लीज उन चैप्टर्स को हाथ मत लगाओ जिनमें आप खुश नहीं हो, जिनको आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया। जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे, अगर आप वर्किंग कैपिटल में खुश नहीं हो, आपको लगता है वर्किंग कैपिटल मेरा ठीक ठाक ही है यार, ज्यादा अच्छा नहीं है, प्लीज मत अटेम्प्ट करो वर्किंग कैपिटल को। इतना भंडारा है, कोई और चीज उठा लो ना यार, जो चीज आपको आती है वो कर लो। इसके अलावा हार्ड पेपर क्या होता है? बच्चे बाहर निकलते हैं बोलते पेपर हार्ड था। मैं आपको आज क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं, एक हार्ड पेपर वो होता है जिसमें 1-2 क्वेश्चंस हार्ड हो, ना कि सारे। आप एक हार्ड पेपर, जब जब आप हल्ला सुनो ना सब जगह, ऐसे लोगों के ना एक्सप्रेशन में दिख जाता पेपर हार्ड है। अगर पेपर हार्ड है तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इतना करना है कि बहुत सब मरने वाले हैं, लिटरली एक हार्ड पेपर में सब धराशायी हो जाएंगे। आपको क्या करना है? सीधे ये देखना है कि बहुत सब एक एक करके डाउन जा रहे हैं, अपने सिर्फ उसी की तरफ देखते हैं, अपने सिर्फ उसी को करते हैं जो अपने को आता है। मत देख बाकी चीज को, जो देखा अरे ये तो देखा हुआ नहीं लेकर आया सवाल, छोड़ो आगे बढ़ो, छोड़ो आगे बढ़ो, दूसरा कोई सवाल करो जो आपका देखा हुआ है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं देखे हुए आते हैं, जो थोड़े डिफिकल्ट आते हैं, जो थोड़े टेक्निकल आते हैं, और उसके चक्कर में पूरा पेपर बिगड़ जाता है। आप जैसे ही 1-2 क्वेश्चन ऐसे ढूंढ ले हार्ड पेपर में कि बस ये डेंजर है, स्किप करो आगे बढ़ो, बहुत मदद होगी सिर्फ इतनी सी चीज से। भैया बाकी चैप्टर्स का क्या, छोड़ दें? नहीं, बाकी चैप्टर्स में मुझे पता है कि आपको ना कहीं मन से ना थोड़ा हार्ड लगता है। मैंने जिन चैप्टर्स की बात नहीं करी, जैसे इसमें बड़े बड़े चैप्टर्स आते हैं, वर्किंग कैपिटल जैसा, कैपिटल बजटिंग जैसा, हम लोग का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी इसमें आ जाता है। मुझे पता है इन चैप्टर्स की हमने बात नहीं करी, शायद ये आपको हार्ड भी लगते हैं। पहले एक्सेप्ट कर लो हार्ड लगता है, हाँ भैया हार्ड लगता है हमको, अब क्या करें? हार्ड लगता है तो पहला इनको 2 सेगमेंट में फिर भी बांटो। इन चैप्टर्स को 2 सेगमेंट में बांटो। देखो कितना भी हार्ड चैप्टर हो उसको भी बांटा जा सकता है, कितना भी बड़ा चैप्टर हो, छोटा चैप्टर हो, उसको 2 सेगमेंट्स में बांटा जा सकता है। क्या क्या सेगमेंट्स है भैया? पहला सेगमेंट है मैनेजेबल सेक्शन, यानी कि भाई करने लायक है, चाहे तो कर सकते हैं, प्लीज इसको मत छोड़िए, इसको अच्छे से कीजिए। दूसरा डेंजर डेंजर डेंजर, यानी भैया इसमें तो हमारे होने ही नहीं वाला कुछ, कोई बात नहीं, इसको आप लोड मत लीजिए। इसका मैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ आपके सामने रखूंगा, आप ज्यादा बेहतर समझोगे। एग्जाम्पल में कैपिटल बजटिंग को डिस्कस कर रहा हूं। कैपिटल बजटिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बच्चे आमतौर पे थोड़े डरते हैं इससे। डरते हैं तो भी एक बार याद कीजिए, वो सुनहरे पल याद कीजिए जब क्लास में पे बैक का सवाल हो रहा था और आप अपने दोस्त को बोल रहे थे इतना आसान है।
याद कीजिए जब आप अकेले भी स्क्रीन के सामने पढ़ रहे थे तो आप बोल रहे थे पे बैक, अरे बहुत आसान बहुत आसान। यार वो आसान पे बैक कैपिटल बजटिंग गई था, और वही आगे जाकर के रिप्लेसमेंट डिसीजन आया जो कि हार्ड भी था। तो ऐसे कैसे हुआ यार कि आप दो अलग अलग व्यू पॉइंट रख रहे हो एक चैप्टर को लेकर के? क्योंकि एक्चुअल में है कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो सच में आसान है, जो मैनेजेबल है, जैसे कि पे बैक है कैपिटल बजटिंग में, डिस्काउंटेड पे बैक आसान है, एनपीवी के छोटे छोटे जो सवाल आते हैं वो आसान है, पीआई आसान है, लाइफ डिस्पैरिटी आसान है। मुश्किल बता देता हूं आपको क्या है मुश्किल में, मुझे पता है जो बड़े बड़े सवाल आ जाते हैं एनपीवी पे बच्चों को वो टफ लगते हैं। इसके अलावा आईआरआर बच्चों को टफ लगता है, रिप्लेसमेंट डिसीजन टफ लगता है, कैपिटल रीजनिंग भी शायद टफ लगता होगा। तो कई एरियाज ऐसे हैं जो शायद आपको थोड़े ना टफ भी लगते होंगे, कोई बात नहीं, दो सेक्शंस में बांटो तो सही। मैं क्यों बांटने को बोल रहा हूं पता है? क्योंकि ऐसा कई बार मैंने देखा है कैपिटल बजटिंग में सवाल पेबैक, डिस्काउंटेड पेबैक और पीआई का आ जाता है। बच्चा कैपिटल बजटिंग से इतना डरता है कि एग्जाम में उसको छूने से पहले ना ऐसे कांपता है। अरे नहीं कांपो ना यार, कैपिटल बजटिंग को दो चैप्टर्स मान लो, चैप्टर विच इज इजी, चैप्टर विच इज हार्ड। अगर इजी वाले सेक्शन से क्वेश्चन आए, क्यों नहीं उसको उठाना चाहोगे आप, और क्यों नहीं करना चाहोगे? हाँ, उसको भी पहले मत उठाना। उसको उठाना कब? जब आपका फर्स्ट 1 घंटे में 40 मार्क्स हो गया, उसके बाद इसको उठाना बहुत आसानी से बनेगा भी। फाइनल टिप्स, बहुत कुछ मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, फाइनली मैं इसको सम अप करना चाहूंगा। सम अप ऐसा करना चाहता हूं कि देखो, सबसे पहले इस 60-40 स्ट्रेटेजी को ना अभी कई लोग ना हल्के में लेंगे, बोलेंगे ओहो इतना नाम सुना था, ये तो सिलेक्टिव स्टडी निकला। दिस इज नॉट सिलेक्टिव स्टडी। इनफैक्ट मैं कहीं पे भी ये रेकमेंड ही नहीं कर रहा हूं आपको कि आपको कोई चैप्टर छोड़ना चाहिए। मैंने एक वीडियो पहले भी चैनल पे बनाया जिसमें मैंने कहा था कोई भी चैप्टर आप छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि सारे चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे में कोई भी चैप्टर छोड़ना इस खतरे की घंटी को खुद ही बजा लेना, मत करना। ये मैंने सिलेक्टिव स्टडी की बात नहीं करी, मैंने स्ट्रैटेजिक स्टडी की बात करी। यानी अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानो और एग्जाम में पहले उसी को अटेम्प्ट करो। एग्जाम में लोड मत लो, मुझे 100 लाना है, मुझे 100 लाना है, पहले लोड लो, मुझे 40 सिक्योर करना है। देखो यार, कितना भी बोलो, मैं हमेशा मासेस के लिए काम करता हूं, मैं मासेस को ही पढ़ाता हूं। यानी रैंकर्स आते जाते रहेंगे, लेकिन जो एवरेज बच्चे हैं वो ज्यादा हैं, रैंकर्स गिनती के होते हैं। और रैंकर्स को ज्यादा समझाना भी नहीं पड़ता, एवरेज बच्चों को समझाना पड़ता है। आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं, इसका मतलब आप एवरेज हो। लेकिन एवरेज बच्चे भी पास नहीं होते सारे के सारे। आपको पास होना है, इसलिए आप इतना सुन रहे हो। आप एवरेज होते हुए भी कैसे पास हो सकते हो? बिकॉज देयर इज अ गुड डिफरेंस बिटवीन दोज हु आर एवरेज एंड फेल एंड दोज हु आर एवरेज येट क्लियर द एग्जाम। हम सब एवरेज है, मैं भी एवरेज था। कौन सा ऑल इंडिया रैंकर? मैं हूं, मैं भी एवरेज था, लेकिन एवरेज होते हुए भी ट्राई किया कि यार पेपर निकालने हैं, और पेपर निकालने के लिए ये स्ट्रैटेजी काम आई। इसके अलावा ये बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है, मैं कितनी बार बोलूं, मैं खुद ही नहीं जानता, लेकिन इस स्ट्रैटेजी के कुछ लिमिटेशंस हैं। नंबर 1, इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा लिमिटेशन, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हो। ओवर कॉन्फिडेंट इंसान क्या करता है पता है? छोटा सोचने लग जाता है। एक्चुअल में आप अपनी सोच को ना नैरो डाउन मत कर देना। आप जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आपके सीएमए एफएम की ना तैयारी बहुत रॉक सॉलिड चल रही है, ऐसी जिसमें आपको खुद को पता है कि बेटा पेपर आने दे 80 लाऊंगा, लेकिन फिर आप 60-40 स्ट्रैटेजी के भरोसे हो जाते हो। एग्जाम में मान लो आप 60-40 स्ट्रैटेजी के भरोसे काम भी कर रहे हो, तो आपका 40-50 हो जाता है ना, तो उसके बाद आप ना थोड़े से कामर हो जाते हो, थोड़े से ऐसे हो जाते हो कि चल हो गया ना यार, पेपर तो निकल गया ना, खत्म, चल हो गया। जैसे ही आप ये हो जाओगे ना, जैसे आप थोड़े से कामर हो जाओगे, जैसे ही आप थोड़े से कंटेंट हो जाओगे ना, कंटेंट हो जाओगे, तो वैसे ही आप अपने बड़े गोल को मिस कर सकते हो। देयर इज अ गुड चांस कि आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि बाकी चीजों को मिस कर दोगे। कई ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे ये भी गलती कर देते हैं कि बोलते हैं अच्छा मेरा स्ट्रेंथ ये है, बाकी तो मैं छूंगा ही नहीं। बहुत बुरे फंसोगे। आप सिर्फ स्ट्रेंथ के भरोसे जाओगे, कुछ नहीं होगा, कि कब कौन सी आपकी वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ बने एग्जाम में आप भी नहीं जानते। छोड़ के कुछ नहीं जा सकते, ये एकदम तय है। हाँ, कुछ चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं, कुछ को कम दे सकते हैं, अलाउड है, लेकिन छोड़ नहीं सकते। और ओवर कॉन्फिडेंस से दूर दूर रहिएगा। वैसे ये स्ट्रैटेजी ज्यादातर मैं बनाता हूं अंडर कॉन्फिडेंट बच्चों के लिए, बट जो ऑलरेडी कॉन्फिडेंट होते हैं ना, उनके ऊपर एक खतरा रहता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट है, प्लीज ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा। इसके अलावा फाइनली यही है कि ये सारे एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है। मैंने कई एग्जाम्स दिए हैं, गिवन एग्जाम्स फॉर सीए, आई हैव गिवन एग्जाम्स फॉर सीएस, आई हैव गिवन एग्जाम्स फॉर सीएफए।
बीकॉम वगैरह तो ऑब्वियसली किया ही है। तो इतने सारे एग्जाम्स देने के बाद में एक चीज तो मैं समझ गया कि ये स्ट्रैटेजी हर एग्जाम में लागू होती है। प्रैक्टिकल पेपर हो, थियोरेटिकल पेपर हो, कुछ भी हो, अगर आप अच्छे से स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं, आप हर पेपर में चाहे तो 60 स्कोर कर सकते हैं। हाँ, कुछ एक ऐसे पेपर्स होंगे जो आपको पसंद नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपको थ्योरी एकदम पसंद नहीं है, तो हो सकता है आपके लिए लॉ, ऑडिट जैसे पेपर्स या एट टाइम्स टैक्स भी आपके लिए डेंजरस है। जैसे मुझे टैक्स बहुत डेंजरस लगता था, तो टैक्स में ये 60-40 स्ट्रैटेजी हेल्पफुल तो होगी, पर क्या आप फिर भी 60 लेकर के आ पाओगे, वो पेपर के इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। बट अगर आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है पेपर में और आप ये 60-40 स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो, मुझे लगता है आप बहुत आराम से क्रॉस कर सकते हो एग्जाम को, और वो 60 का भी जो बेंचमार्क है उसको भी क्रॉस कर सकते हो। ये स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी, जरूर से अपने सारे भाव इस कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्या लगा, कैसे एरियाज में आप काम कर रहे हो, और कैसे आप कौन से चीज को अपना स्ट्रेंथ बनाना चाह रहे हो, कौन से वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाया जा सकता है। उन सब चीजों की मैं चर्चा कर रहा हूँ। आज जब ये अपलोड हो रहा है वीडियो, यहां से मैं 7 दिन तक इस वीडियो के सारे कमेंट पे जवाब देने की चेष्टा करूंगा। 7 दिन के बाद तो ऑब्वियसली आते जाते कमेंट्स रहेंगे, मेरे से भी मिस आउट होगा। तो मैं इतना जरूर कहता हूं कि आप अगर कम्युनिकेट करोगे तो इस कमेंट सेक्शन में मैं भी आपसे कम्युनिकेट करूंगा नेक्स्ट 7 डेज। चलो इस वीडियो में कमेंट करके अपनी सारी स्ट्रैटेजीज रखो। बात बाकी, आप 60-40 स्ट्रैटेजी को कौन कौन से पेपर में कैसे कैसे यूज करने वाले हो, उन सारी बातों को प्लान कीजिए और आज से एग्जीक्यूट करना शुरू कीजिए। आपके एग्जामिनेशन आने वाले हैं जुलाई में, तो 1 महीना और एक्स्ट्रा आपको मिल गया है। इस 1 महीने को बेहतरीन तरह से यूज कीजिए और जरूर से अपना सारा तैयारी अच्छे से कीजिए। हाँ, एक बात बहुत जरूरी है, 60-40 स्ट्रैटेजी सिर्फ उसी पेपर में कर पाएंगे आप जिस पेपर में आपको पेपर पैटर्न अच्छे से पता है और यह भी पता है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आता है, एक अंदाजा है। ठीक है ना, एबीसी एनालिसिस अगर फुल प्रूफ नहीं भी है, अगर आपको अंदाजा भी पता है तो आपका काम हो जाएगा। जैसे मुझे जो जो पता था मैंने एक एवरेज में बता दिया, ये 12 का आता है, ये 6 का आता है, ये इतने का आता है, तो अगर मैं एक एवरेज भी लेके चल सकता हूं तो मेरा काम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि आप अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा वाइडर भी रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ 40 मार्क्स को ही अपनी स्ट्रेंथ बना रहे हो, नहीं, घर से कम 60 नंबर 65 नंबर का अपना स्ट्रेंथ बना करके जाइए। उस 60-65 में से 40 नंबर हमको ढूंढ करके कंप्लीट करना है। अगर आप 40 ही सोच के जाओगे तो यार 20-22 में अटक जाओगे, वो अच्छा नहीं है। आपको अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा वाइडन करना है। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं मेरी कोर स्ट्रेंथ इतनी नहीं है, कोई बात नहीं, आप पॉसिबल स्ट्रेंथ्स में किसी चैप्टर को इंट्रोड्यूस कीजिए और उस पर मेहनत कीजिए। ये था आपके लिए 60-40 स्ट्रैटेजी, एंड आई होप आपको बहुत मजा आया होगा स्ट्रैटेजी को सुन करके। स्ट्रैटेजी को आप चाहें तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं। जस्ट एक शेयर बटन पे जाकर के अपने पॉसिबल व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम चैनल्स पे इसको डाल सकते हैं। इसके अलावा चैनल से जुड़ने के लिए प्लीज सब्सक्राइब बटन को हिट करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो चैनल में सब्सक्रिप्शन तो ऑब्वियसली बढ़ते हैं, एंड दैट हेल्प्स अस रीच मोर एंड मोर स्टूडेंट्स। इसके अलावा एनीथिंग दैट यू नीड, प्लेलिस्ट या फिर हमारे कोर्सेज या फिर कोई भी और चीज, सारी चीजों की जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। तो आप कभी भी कोई भी वीडियो देखें मेरा, डिस्क्रिप्शन को विजिट करें, क्योंकि उसमें कोई ना कोई खजाना आपके लिए हो सकता है। सो डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक करते रहें। बाद बाकी चैनल से बने रहें, बेल आइकॉन प्रेस करके रखें सो दैट नेक्स्ट वीडियो आए तो आप उससे जुड़ पाए। सो बस अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स, प्लीज एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।